नमस्कार दोस्तों। आइए देखते हैं आज नदी के बारे में। यानी एक नदी कैसे निकलती है और कहाँ से निकलती है और उसका अंत कैसा होता है। नदी का पूरा जीवन चक्र के बारे में हम अध्ययन करेंगे और कुछ टेक्निकल शब्द हैं, यानी जो नदी से संबंधित कुछ शब्द हैं उनका अर्थ जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नदियाँ हमेशा ऊंचे ही स्थान से निकलती हैं और वहाँ से निकलती हैं जहाँ पर पानी बरसता है और पानी का बहाव होता है। तो उस पानी के बहाव से नदियाँ निकलती हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि नदी सबसे ऊंचे स्थान यानी पृथ्वी के ऊंचे स्थानों यानी पर्वतों से नदियाँ निकलती हैं। तो हम अब नदियाँ पर्वतों से निकलकर और जाके कहाँ मिलती हैं, तो वो स्थान होता है सागर। और सागर में नदियों के मिलने और पर्वतों से निकलने तक के क्रम को हम देखते हैं कि ये कैसे निकलती हैं और कहाँ पर जाकर मिलती हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम देखते हैं कि पहाड़ों पर ऊंची ऊंची चोटियाँ होती हैं। उन चोटियों पर जब पानी बरसता है तो कई छोटी छोटी धाराएं हो जाती हैं। यानी अगर कोई चोटी है उस पर से पानी बरस रहा है तो वो पानी मिलकर इन चोटियों के बीच में जो जगह होगी वहाँ पर आएगा और इन्हीं चोटियों से वो पानी आके और आपस में मिलता हुआ धीरे छोटे से स्रोत से एक बहुत बड़े नदी का रूप ले लेता है। और जब ये नदी हो जाती है तो ये पहाड़ों पर चूँकि ढाल बहुत मिलता है, यानी कि बहुत ही पर्याप्त ढाल होता है, तो ऊपर से नीचे बड़ी तेज़ी से बहती हैं। और जब तेज़ी से बहती हैं तो बहुत सारा पानी बहुत छोटी जगह से निकल जाता है। यानी बहुत ही थोड़े बीच से बहुत सारा पानी नीचे आता है। जब बहुत थोड़े बीच से पानी आता है तो उस पानी का काम ये होता है कि जिस सतह को छूता हुआ चलता है उस सतह को काटता रहता है। यानी वो अपर्दन नीचे करता है, यानी तली को काटता है। तो तली को काटता है तो वहाँ पर कई प्रकार की आकृतियाँ ऐसी बनती हैं जिनका ढाल बहुत ही तीव्र होता है और नीचे तली पतली होती है। तो ऐसी आकृतियाँ बनती रहती हैं। चूँकि अब ये पहाड़ों से नदी निकलती हैं और पहाड़ भी सागर से निकलते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही पहाड़ सागर से ऊपर उठते हैं और उन पर पानी बरसता है तो नदियों का बहना शुरू हो जाता है। तो धीरे धीरे जो मिट्टी मुलायम और नरम होती है वो पहाड़ों से बहा ली जाती है और जो कठोर मिट्टी बचती है, यानी जो कठोर चट्टानें होती हैं, वही चट्टानें पहाड़ों के रूप में यानी पर्वतों के रूप में हमें दिखाई देती हैं। तो उन चट्टानों से ये बहता हुआ जल जब नीचे आता है तो ये कुछ आकृतियाँ बनाता है और आकृतियाँ बनाता हुआ ये नीचे आता है, पहाड़ों से उतर कर नीचे आता है और इसमें बराबर इधर उधर से नदी आकर मिलती रहती हैं और इसमें बराबर इसके जल में वृद्धि होती रहती है। और ये फिर आके जब ये नदी पहाड़ों से उतरकर मैदानों में प्रवेश करती है तो इसे कुछ समतल भूमि मिलती है और उस समतल भूमि पर नदी का बहाव तिरछा हो जाता है, क्योंकि नदी में इतनी ताकत नहीं है कि सामने कठोर चट्टानों को काट सके। तो जिधर ही उससे मुलायम चट्टान मिलती है उधर ही मुड़ जाती है और ये मुड़ते रहती है और मुड़ के ये सांप की तरह ये चलती है और ये मियंडर बनाती हुई, यानी कि ये नदी विसर्प बनाती हुई चलती है। विसर्प यानी सर्प की तरह ये चलती है और चल के जब धीरे धीरे नीचे सागर में जाकर मिलती है। तो जब ये सागर में मिलती है तो वहाँ पर फिर इसकी कई धाराएं होती हैं। यानी शुरू से भी कई धाराएं हैं और मिलती हुई रास्ते में भी उसे नदियाँ मिलती हुई आती हैं। यानी जो नदी इसमें मिलती है उस नदी को सहायक नदी कहते हैं। और वहीं जब यहाँ आकर समुद्र में मिलने से पहले इसके जो है कई भाग हो जाते हैं। यानी यहाँ पर नदी की चाल जो है वो बहुत धीमी हो जाती है और नदी जो अपने साथ मटेरियल बहा के लाई है, अवसाद लाई है, वो यहाँ छोड़ती है और धीरे से नदी इधर उधर मुड़ के बहती है। तो इस जमाव को वजह से यहाँ पर नदी की कई धाराएं हो जाती हैं। जैसे कि हमारे हाथ में ये उंगलियां 5 होती हैं, इसी तरह से नदी की भी धाराएं
बट जाती हैं और धाराएं बट कर ये सागर में मिल जाती है। तो अब दोस्तों देखते हैं ये ऊपर से और यहाँ तक आकर किन किन आकृतियों का निर्माण करती है और उन आकृतियों को हम क्या कहते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि जब पहाड़ों पर ये नीचे कटान करती है, यानी कि अपना ये सीधा कटान, तली का कटान करके बनाती है, तो ये बी आकार की घाटी यहाँ पर बनाती है। बी आकार की घाटी हमें यहाँ पहाड़ों पर ही मिलेंगी। और उसके बाद ही ये जब बहुत तेज धार बहती है तो उस धारा में पहाड़ों को ये काटती रहती है, यानी पहाड़ ऊपर उठते रहते हैं और ये नदी उसे काटती रहती है। तो जब ये नदी बहुत गहरी काट देती है और पहाड़ ऊंचे उठ जाते हैं तो उस कटे हुए भाग को गार्ज या कैनियन कहते हैं। गार्ज जब ये बहुत चौड़ा होता है तो उसे गार्ज कहते हैं, और जब ये कुछ संकरा या पतला होता है तो उसे कैनियन कहते हैं। तो दोस्तों गार्ज के हिमालय के पर जो नदियां बहती हैं वो गार्ज बना करती हुई बहती हैं, जैसे कि हमारी सतलज नदी और सिंध नदी ये गार्ज बनाती हैं। वहीं कोलोराडो की नदी कैनियन बनाती है, जिसे ग्रेट कैनियन कहते हैं। और फिर यही नदियां जब पहाड़ों से गिरती हैं तो कभी ऐसी पोजीशन आ जाती है जबकि ऊपर एक बहुत ही कठोर चट्टान मिलती है और उसके नीचे मुलायम चट्टान होती है। तो ये कठोर चट्टान जब पसे पानी नीचे जब गिरता है तो ये मुलायम चट्टान को काट काट के बहा देता है और यहाँ से पानी एकदम नीचे गिरने लगता है। तो इस गिरते हुए पानी को हम जलप्रपात या झरना कहते हैं। लेकिन जब यही पानी कम ऊंचाई से गिरता है और फिर आगे बढ़ के फिर ये गिरता है और ये फिर धीरे गिरता है, यदि इस तरीके से गिरता है यानी कि कम ऊंचाई से कई बार 2-3 बार गिरता है तो हम इसे क्षिप्रिका कहते हैं, यानी ये ऐसी आकृति को क्षिप्रिका कहते हैं। और जब ऊंचाई से एकदम सीधे गिर जाता है तो हम उसे जलप्रपात कहते हैं। वहीं जलोढ़ शंकु भी बनते हैं, यानी कि एलोवियल कोन। पृथ्वी जब पहाड़ से बैठती है तो उसमें चट्टानें चली जाती हैं, वो चट्टानें आपस में टकरा कर टूट कर छोटे छोटे गोलों के रूप में बदल जाती हैं और उन्हीं गोलों को एलोवियल कोन कहते हैं। यानी पहाड़ के पर्वत के वो टुकड़े जो टूट कर नदी के साथ बहाकर गोल गोल बना दिए जाते हैं और उन्हें वो कोई शंकुआकार भी होते हैं। तो उन पत्थरों को जलोढ़ शंकु कहते हैं। और ये जलोढ़ शंकु जहाँ पर ज़्यादा घिट्टे हो जाते हैं उस क्षेत्र को भावर कहते हैं, यानी कि जहाँ पर ये पत्थर बहुत ज़्यादा पत्थर ही पत्थर मिलते हैं तो उन पत्थर ही पत्थरों के वाले स्थान को पहाड़ों के पास ये मिलता है, उसे हम भावर कहते हैं। यानी भावर प्रदेश वह प्रदेश है जहाँ पर नदियों द्वारा लाए हुए पत्थरों का जमाव होता है। उसके बाद जलोढ़ पंख, जब ये मिट्टी के और छोटे छोटे पत्थर और छोटे छोटे कण जब आगे बढ़ जाते हैं तो वो एक पंख के नुमा आकार में ये जम जाते हैं। और ये जब छोटे छोटे पत्थर जमते हैं और कई पंखनुमा आकार के पत्थर मिलकर एक मैदान का निर्माण करते हैं, उसे जो है वो पर्वत के गिरिपद मैदान के नाम से जाना जाता है। यानी पर्वतों के पास वो मैदान बनता है जिसे पर्वत गिरिपद मैदान कहते हैं, यानी पर्वतों के पास का एक मैदान सा निर्माण हो जाता है। उसके बाद नदी विसर्प, जब नदी पर्वत वहाँ से आगे बढ़ती, नदी पर्वतों से निकलकर और ये भावर प्रदेश और गिरिपद प्रदेश बनाकर आगे बढ़ती है तो मैदानों में प्रवेश करती है। और मैदानों में जब नदी प्रवेश करती है तो वहाँ पर ये इस आकार में यानी विसर्प के आकार में बहती है, तो इसे मियांडर कहते हैं। यानी कि इसे नदी विसर्प और मियांडर कहते हैं। यही मियांडर कभी कभी नदी बहुत ही घूमती हुई और इस घूमते घूमते ये नदी यहाँ से सीधी बहने लगती है। जब ये नदी यहाँ से सीधी बहने लगती है तो इस भाग को छोड़ देती है और यहाँ पर मिट्टी का जमाव करना शुरू कर देती है नदी। जब यहाँ मिट्टी का जमाव हो जाता है
तो ये भाग नदी से अलग हो जाता है और इस अलग हुए भाग को ही हम गोखुर झील के नाम से जानते हैं। इसे भाग को गोखुर झील के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद ये नदी जब ये अपने किनारे किनारे अवसाद का जमाव करती है तो ये बांध सा बन जाता है, जिसे नदी तटबंध के नाम से जानते हैं, जिसे हम नदी तटबंध के नाम से जानते हैं। और फिर ये तटबंध बनते हुए जब नदी और आगे बहती है तो समंदर से पहले और मैदानों के अंत में एक ऐसा क्षेत्र आता है जहाँ पर पानी सहायक नदियाँ मिलकर उस नदी में बहुत ज़्यादा पानी कर देती हैं। तो इस पानी को जब बरसात का मौसम होता है तो ये पानी नदी के अंदर नहीं समा पाता है, क्योंकि इस नदी में तल में अवसादों का जमाव होने लगता है और पर्वतों और इसमें बहाव कम होता है, तो अवसाद नदी अपने साथ नहीं ले जाती बल्कि किनारे साइटों पर जमा करती है। फिर वो बीच में जमा करने शुरू कर देती है। जब वो बीच में जमा करती है तो नदी की गहराई कम हो जाती है और जब गहराई कम होती है तो वो पानी फैलना शुरू हो जाता है। यानी जब यहाँ नदी की गहराई कम हो गई तो ये पानी जो है वो नदी से बाहर फैलेगा और बाहर फैलकर एक बहुत बड़ा क्षेत्र बना लेता है। और उस बहुत बड़े क्षेत्र को बाढ़ का मैदान कहते हैं। यानी कि वो मैदान ऐसा है कि जिसे हम बाढ़ का मैदान के नाम से जानते हैं और उसे बाढ़ का मैदान कहते हैं। और इस बाढ़ के मैदान के बाद नदी का बहाव और शिथिल हो जाता है, नदी और धीरे धीरे चलती है। तो ये जहाँ बीच में नदी के टीले कुछ बनाती हुई चलती है और धाराएं दो दो धाराओं में डिवाइड होती हैं और वहाँ पर एक छोटे छोटे नदी द्वीप भी बन जाते हैं। और उन नदी द्वीप बनकर आगे जब नदी और बहती है तो उस नदी में एक आकृतियाँ डेल्टा के आकार की बनती है, जिसे डेल्टा कहते हैं। यानी नदी में कई धाराएं हो जाती हैं और इन धाराओं के बीच बीच में मिट्टी जमा होने लगती है और जहाँ तहाँ ये कुछ द्वीप के आकार की जम जाती है। तो इसी जमे हुए मिट्टी यानी इस भाग को डेल्टा नाम से जाना जाता है। और कभी कभी नदी पहाड़ी क्षेत्रों से होते हुए और सीधे सागर में प्रवेश कर जाती है। यानी कि सागर के तल के पास भी जो मिट्टी होती है वो कठोर होती है। यानी यहाँ की चट्टानें पर्वतीय चट्टानें होती हैं। तो ये जब सागर में मिलती है तो वहाँ उसके साथ अवसाद कम होता है और वहाँ पर जमाव नहीं कर पाती है। तो जब जमाव नहीं करती है और नदी ऐसे ही सागर में प्रवेश करती है तो उसे ज्वार मुख नद एस्चुरी या ज्वार नदमुखी डेल्टा के नाम से जानते हैं। एस्चुरियन डेल्टा, उसे एस्चुरियन डेल्टा कहते हैं। यानी कि वो डेल्टा ऐसा होता है जहाँ पर कोई डेल्टा आकृति नहीं होती है, यानी बहुत ही कम मिट्टी का जमाव हो पाता है, तो उसे हम एस्चुरी कहते हैं। और इस एस्चुरी के बाद हमारे कुछ और शब्द हैं जिनका अर्थ हम जान लेते हैं। यानी प्रवाह क्षेत्र, नदी द्रोणी या जल ग्रहण क्षेत्र, ये हमारे नदी बेसिन या कैचमेंट एरिया के नाम से इसे हम जानते हैं। तो ये कैचमेंट एरिया वह एरिया है जो एक नदी जहाँ तक का पानी लेती है, जैसे ये नदी है और ये नदी है जहाँ तक का पानी इस नदी के अंदर आ जाता है उस सभी क्षेत्र को मिलाकर नदी बेसिन कहते हैं। उसके पार का पानी किसी दूसरी नदी में जाता होगा और जहाँ से ये पानी का विभाजक होता है तो उसे ही जल विभाजक के नाम से जानते हैं। यानी एक जल विभाजक होता है तो उसे हम जल विभाजक के नाम से जानते हैं। और जितना पानी एक नदी में आ जाता है उस सब को प्रवाह क्षेत्र या नदी द्रोणी के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, अब आप
उम्मीद है कि समझ गए होंगे कि नदी क्षेत्र, प्रवाह क्षेत्र और नदी के कार्य क्या हैं और नदी किस तरह से बहकर समुद्र में मिलती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।